हमारे हरियाणा की जीके और फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सीसैट। ये है 26 अप्रैल को होने जा रहे एचसीएस एग्जाम का सिलेबस। सो स्ट्रेस होना तो लाजमी है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब सारा कुछ पढ़ना नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना होता है। सीबीएल के एचसीएस प्रिपरेशन कोर्स में हम इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स और साल भर के करंट अफेयर के जीस्ट को एक सिंगल फॉर्म में कवर कर रहे हैं, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर। द प्रिपरेशन कोर्स इज ओनली फॉर 3000 रुपीज एंड टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 999 रुपीज। वक्त कम है, देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss the current affairs of geography and environment। आज हमारे जो करंट अफेयर रहने वाले हैं वो अगस्त महीने का पार्ट सेकंड होने वाला है। तो आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है सेकंड, इसमें देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ बनी है और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं न्यूज़ लेके आऊंगा तो यहाँ पर एक अवार्ड की बात की गई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया है। सबसे पहली बात होगी सर यहाँ से क्या दिमाग में बातें आनी चाहिए कि अवार्ड क्या है, दूसरी बात किसको मिला है, तीसरी बात क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इस अवार्ड की कि किसी को मिले। ठीक है, अब किसने दिया है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने इस अवार्ड को दिया है। ठीक है, रिसेंटली ए सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन कुंडगोल तालुक ऑफ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट यानी कर्नाटका में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक छोटे से गांव से, उनको मिला है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है। तो ये एक सिंगल लाइनर हमारे पास फैक्ट तैयार हो गया है इस अवार्ड को लेके। डन। अब ये अवार्ड वाई एनुअली दिया जाता है, यानी 2 साल में एक बार दिया जाएगा ये। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी एफर्ट। सर इसीलिए तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया ताकि कम्युनिटी एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट किया जा सके टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपना अटेम्प्ट लगाया, एफर्ट किया टू रिड्यूस पॉवर्टी। कैसे? ताकि सस्टेनेबल यूज किया जा सके बायोडाइवर्सिटी से और उससे जो हमें अर्निंग हो उससे क्या किया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। तो इस साल की जो थीम रही है बच्चों, थीम आपको देख लेनी है कि वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो वुमेन एंड यूथ लीडरशिप है ताकि नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन जो है वो कर पाए। डन। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बोला था कि एक्शन मस्ट हैव बीन इन प्लेस फॉर एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक उस साल पर जो भी वहां पर इस तरह का एक्शन करना चाहिए। ओके, नॉमिनी मस्ट ईदर ऑफ ए लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, वहां की जो लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है वही होना चाहिए। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ के इंडिजीनियस पीपल होने चाहिए उस रीजन में। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ की बात की गई है। नेक्स्ट मैं न्यूज़ पे आना चाहूंगा तो भूनीर पोर्टल। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों है सबसे पहले और क्या है ये। देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखो ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आ रही है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर है तो कहीं ना कहीं ये जो भू नीर पोर्टल रखने वाला है। अब भू का मतलब है जमीन के अंदर, नीर का मतलब होता है जल, जल का मतलब है वाटर। ठीक है, तो जमीन के अंदर का जो वाटर है उसके लिए, अब उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो फ्रेमिंग होगी
उसको चेंज करने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए अब ये एक नया पोर्टल लेके आए हैं कि इस पोर्टल के लाने से जो ये प्रोसेस होगा, जो भू नीर यानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो काफी ईज हो जाएगा जिसमें, ठीक है। तो ये हमने बोला टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ground water development and management in the country by providing a quick and easy to use platform। देखिए क्या किया कि सर इजी टू क्विक और इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि फॉर फाइलिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन के लिए पहले जो एनओसी लगती थी उसके पीछे का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको ईज करने के लिए भू नीर पोर्टल आया है जिससे कि जल्दी हो सके और आसानी से हो सके इस प्लेटफॉर्म का यूज करके एनओसी वाला प्रोसेस। क्लियर। तो ये किसके लिए, अब देखो ये बोला गया है कि ये यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर कहाँ पर क्या है, कितना है, वो सब बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हमारे को मेन चीज क्या हुई कि भू नीर पोर्टल फॉर द पर्पज ऑफ online application and processing of the NOC for the extraction of the groundwater by industries for infrastructure projects and the mining project। तो इसके लिए उसके जो अप्रूवल के जो प्रोसेस है उसमें ईज लाने के लिए भू नीर पोर्टल जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये आप देख लेना है ना। ओके, नेक्स्ट इज लैम्पेडूसा आइलैंड, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर अक्सर चाहे वो यूपीएससी हो कोई स्टेट पीएससी हो, इस तरीके के ये जो आइलैंड जो न्यूज में रहे हैं इनको जरूर पूछता है। तो क्या है लैम्पेडूसा आइलैंड, कहाँ पर है ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो यूरोप में यहाँ पर आपको इटली देखने को मिल रहा है, तो यूरोप में ये क्या है, ये इटली है। और इटली को मैंने अभी जो रिसेंटली कुछ क्लासेस हुई है उनमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग से करवा रखा है मैंने। तो इसके यहाँ पर आपको साउथ में एक आइलैंड देखने को मिल रहा है, ये इसी आइलैंड का नाम है लैम्पेडूसा आइलैंड। क्लियर। ओके, तो हमने बोला ये लार्जेस्ट ऑफ द आइसोपेलाजिक आइलैंड है और ये इंक्लूड कर रहा है इसमें लिनोसा एंड लैम्पिनियो आइलैंड्स। पर इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर लैम्पेडूसा आइलैंड आ जाए तो हमारा दिमाग जाना चाहिए यूरोप में, इटली में वहाँ पर एक आइलैंड है सिसिली जो कि इटली के अंदर ही आता है, इसके साउथ में, और यहाँ पर ट्यूनेशिया के नॉर्थ में। तो ट्यूनेशिया के नॉर्थ में यहाँ पर ये ट्यूनेशिया है, इसके नॉर्थ में और सिसिली के बीच में हमें लैम्पेडूसा आइलैंड देखने को मिल रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सिसिली और ये इटली है, इसके बीच में स्टेट ऑफ मेसीना है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। टायरेनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर आइनियन सी है, तो ये बातें भी हो रखी है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बोनाफिसिया है, कोर्सिका आइलैंड है, सार्डिनिया जो कि कोर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया इटली का है। डन। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट इज गोर। बच्चे गोर जो है पलामू टाइगर रिजर्व, द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द गोर, गोर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, हैज रजिस्टर्ड एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द बॉबिड पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं गोर की पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली है, डिक्लाइन आया है। कहां पर है, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना जाता था गोर के लिए, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। तो इसीलिए ये न्यूज में बना है, तो हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। सॉरी, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, जो पलामू बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, झारखंड में ही है। डन। ओके, तो इसका अगर मैं कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूंगा तो इंडियन बाइसन जो है वो वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल कैटेगरी का जो स्पीसीज है। बच्चे IUCN जो है वो अपनी लिस्ट जारी करता है, जिसकी अगर मैं बात करूंगा तो एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और एक रेड लिस्ट होती है। अब रेड लिस्ट में वो एनिमल और जो एनिमल स्पीसीज होंगी और जो प्लांट स्पीसीज होगी, इनकी स्पीसीज, इनकी एक कैटेगरीज जारी करता है कि इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अगर तो इन्होंने क्या किया है, एक स्केल निकाला है ऑफ
विद रिस्पेक्ट टू दियर पॉपुलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां पर आता है जहां पर हम नियर थ्रेटन की बात कर रहे हैं, लीस्ट कंसर्न, उसके बाद में वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। क्लियर, यानी अगर किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल मैं जब क्रिटिकल एंडेंजर्ड की बात करता हूं तो मोर देन 90% अगर उसकी पॉपुलेशन डिग्रेड हो चुकी है पिछले लास्ट डेकेड में, यानी पिछले 10 सालों में 90% पॉपुलेशन, यहाँ पर 70% से यहाँ पर 50% तो वल्नरेबल है। तो यानी किसी भी स्पीसीज की मोर देन 50% अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमने जब इंडियन बाइसन की बात की तो वो वल्नरेबल कैटेगरी को शो करना है। क्लियर, बाकी हमने बोला कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो फर्स्ट रिजर्व है इन द वर्ल्ड जहां पर टाइगर सेंसस हुआ था, वो कैरिड आउट एज ए पग मार्क काउंट, यानी यहाँ पर जो टाइगर सेंसस किया गया था वो पग मार्क काउंट के पाउंड पे किया गया था। तो ये वर्ल्ड में पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है। तो 1932 में किया था अंडर JW निकोलस, जो निकोलसन थे उनके द्वारा किया गया था। बाकी यहाँ पर रिवर है, नॉर्थ कोयल है, औरंगा है, बुरवा रिवर है, ये कुछ रिवर यहाँ पर फ्लो करती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बोल दिया कहाँ पर है, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि हमें झारखंड में देखने को मिलता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां पर वाइल्ड फायर्स की बात हो रखी है। देखो वाइल्ड फायर्स कहां पर है, अल्बानिया में है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसके, देखो अब मैंने काफी बार रिपीट भी कर रखा है टाइगर के बारे में। तो टाइगर के अगर मैं सेंसस की बात करूंगा तो 2006 से टाइगर का सेंसस शुरू हुआ है। हर 4 सालों में टाइगर का सेंसस होता है। इसको करवाने के लिए NTCA प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके टाइगर सेंसस करवाते हैं। ठीक है, लास्ट कब हुआ था, 2022 में, नेक्स्ट कब होगा 2026 में। तो ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर, डन, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो वाइल्ड फायर्स लगी हैं कहां पर, अल्बानिया में, ग्रीस में, इटली में, पोर्टुगल में, स्पेन में, टर्की में, जहां पर बहुत सारी जो है यहाँ पर फैटिलिटीज, यानी सबसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मृत्यु देखने को मिली है ना। तो ये सब कुछ देखने को मिला है। अब कहाँ पर है, अल्बानिया, हमें ये कंट्रीज याद रखनी है, अल्बानिया, ग्रीस, इटली, पोर्टुगल, स्पेन, टर्की, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर ये यूरोप वाला हिस्सा है तो यूरोप के सदर्न साइड में हमें भीषण आग देखने को मिली है, वाइल्ड फायर्स देखने को मिले हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखोगे टर्की, स्पेन, पोर्टुगल और इटली और ग्रीस, तो यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखो वाइल्ड फायर्स के रिलेटेड थोड़ा पता होना चाहिए कि जब कहीं भी अनकंट्रोल्ड फायर होगी, तो जब अनकंट्रोल्ड फायर है तो वो वाइल्ड फायर का रूप लेने में सक्षम होगी और वो आगे अनकंट्रोल्ड वाइल्ड फायर होगी इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रशलैंड, टुंड्रा, इन रीजन में। तो यहाँ पर हमने बोला कि फ्यूल, ऑक्सीजन एज ए फ्यूल काम कर रही है आग को और ज्यादा भड़काने में, आग को और ज्यादा लगाने में। हवा एक फ्यूल का काम कर रही है। तो इसी तरीके से हम नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वाइल्ड फायर्स क्या होती है, जब अनकंट्रोल्ड फायर होगी किसी ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, ठीक है, ब्रशलैंड्स हो गए और टुंड्रा रीजन हो गया, तो वहां पर जब ऐसा हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसको हम वाइल्ड फायर्स कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग टाइप की होती है, सरफेस फायर होती है जिसको अंडरग्राउंड और ज़ोंबी फायर भी बोलते हैं, कैनोपी और क्राउन फायर भी बोलते हैं, और ये सब कुछ फायर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोजेस क्या हो सकते हैं बच्चे, ये जो मेडिटेरेनियन, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूंगा तो समर में हमें पता है, अगर देखो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करूंगा तो समर में ये क्लाइमेट कुछ और एक्टिविटी दिखाएगा, विंटर में कुछ और दिखाएगा। सर हम लोगों को पता है इस क्लाइमेट में विंटर में रेन होती है, बट समर यहाँ पर ड्राई रहता है। अब ड्राई रहेगा तो यहाँ पर कौन सी विंड होंगी, सर यहाँ पर होंगी ऑफशोर विंड्स। अब अगर ऑफशोर विंड होगी मतलब कहीं ना कहीं ड्राई विंड होगी। तो ड्राई विंड जो कि हाईली ससेप्टेबल है किसको, आग को पकड़ने के लिए, तो ये हमने बोला विच इज द हाईली ससेप्टेबल टू वाइल्ड फायर्स,
पर्टिकुलर ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई मंथ। क्योंकि सर यहाँ पर कोई विंड भी आती है, बिल्कुल यहाँ पर एक विंड होती है जिसको हम बोलते हैं सिरोको। सिरोको जो होती है, जो कि मोरक्को से चलती है, और ये सहारा जो डेजर्ट होगा उसमें से रेड जो मिट्टी होती है, रेड सॉइल होगी, वहाँ की जो सॉइल होगी उसको अपने साथ में विंड कहाँ ले जाएगी, टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन, और वहाँ से ये जो इटली वाले रीजन होंगे, है ना, स्पेन पोर्टुगल वाले रीजन होंगे, यहाँ पे ले जाएंगी। तो ये हमने थोड़ा सा आपसे बात की। तो ये जो होगा सहारा डेजर्ट टू सदर्न यूरोप, तो ये इंक्रीज कर देती है वाइल्ड फायर रिस्क को। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कारण क्या होगा, देखो पहला तो ये था कि ड्राई रीजन होता है, ठीक है। दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे ड्राई स्पेल्स और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं, है ना, और ज्यादा तीव्र हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तीसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, कि जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गया, जैसे आग लगा दी है ना, आग लगा देंगे आग लगा देंगे आग लगा देंगे, तो वैसे ही यहाँ भी आग लगा दी गई, तो स्लैश एंड बर्न हो गया एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सब कुछ भी क्या कर रहे हैं, इस चीज को और ज्यादा इंटेंस कर रहे हैं। क्लियर, ओके। देन इज तो बिग फायर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज होगी, इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, फ्लेमेल वेजिटेशन होगा, डिफोरेस्टेशन एंड द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। दीज ऑल आर द रीजंस जो क्या कर रहे हैं, किसी भी एरिया को प्रोन कर रहे हैं टुवर्ड्स द वाइल्ड फायर्स। ओके, इंपैक्ट क्या है सर, एयर पोल्यूशन होगा, बायोडाइवर्सिटी और लोगों के, यार जहां पर जो जंगलों में बेचारे जो स्पीसीज होंगी, उनके जो हैबिटेट होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी होगा, जो बहुत सारा एयर डस्ट ऊपर जाएगा। अगर मैं इकोनॉमिक डैमेज की बात करूंगा तो वो तो ऑब्वियस बात है ना। ओके, एंड द सॉइल एंड वाटर डिग्रेडेशन, दीज आर द सम इम्पैक्ट्स जो कि वाइल्ड फायर से बनते हैं। अब ये लोग जो भी मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल डायरेक्ट सोर्सेज हैं। अगर कल को कभी क्वेश्चन आएगा वाइल्ड फायर से, तो ये राम कहानी लिख के आ जाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डन। तो ये कुछ इम्पैक्ट हो गए। ये वाइल्ड फायर्स भारत में क्या स्टेटस है वो भी बिल्कुल आपको डाटा मेंशन कर रखा है कि अगर हम ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे 2021 की, तो मोर देन 36%, यानी 36% से ज्यादा जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है, विच इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोन टू जो फ्रीक्वेंटली फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिल सकती है। तो जितना भी हमने बोला कि फॉरेस्ट रीजन है, उसका मोर देन 36% विच इज फ्रिक्वेंटली प्रोन टू वाइल्ड फायर। वहीं पर अगर मैं 2.81% की बात करूंगा तो वो एक्सट्रीमली प्रोन है टू फायर्स। बट अगर मैं बात करूंगा 7.85% जो कि हाईली प्रोन है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इस डेटा को याद रखना पड़ेगा कि 2.8, 7.8 एंड 36%। 2.8 जो होगा वो एक्सट्रीमली प्रोन होगा, हाईली प्रोन 7.8 है, एंड अगर हम बात करेंगे कि 36% जो है वो फ्रिक्वेंटली प्रोन है टू वाइल्ड फायर्स। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पर हमने बता भी दिया है कि कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा परसेंटेज है वाइल्ड फायर्स के, देन जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद में उत्तराखंड है, एज पर द ISFR रिपोर्ट 2023। तो ये आपका एक लक्ष्य से पूरा क्वेश्चन बन चुका है किस चीज को लेके, वाइल्ड फायर्स को लेके। अब इसको भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं पिंक फायर रिटार्डेंट। आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेन आता है, प्लेन वहां से इस तरीके का एक पिंक फायर रिटार्डेंट, ये जो केमिकल होता है आग वाले जगह पर डाल देता है। अब इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस होंगी, इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो इट्स ए केमिकल मिक्सचर डिजाइन टू स्लो और सप्रेस द जो हमारे पास वाइल्ड फायर्स होंगे। अब ये किससे बनता है, विच इज फॉस्फेट बेस्ड स्लरी। तो इस केमिकल के अंदर क्या है, अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी है with salt like ammonium polyphosphate and the toxic metals such as chromium and the cadmium। तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा है towards the environment,
तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। द बम्बी बैकेट इज अ स्पेशल कंटेनर हंग फॉर ए अंडर ए हेलीकॉप्टर। ओके, तो ये हमने बोला कि क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि हम टैकल कर सके वाइल्ड फायर्स को। सो इंटीग्रेट फायर मैनेजमेंट, community and the tribal participation, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द अर्ली वार्निंग। बच्चे ये बिल्कुल आपके पास पेट आंसर है वाइल्ड फायर्स को लेके। क्लियर? तो ये हमने बता दिया आगे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, द रेजिलियंस, पॉलिसी एनफोर्समेंट होनी चाहिए फॉर द इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नागोर्नो काराबाख रीजन। बच्चे ये कन्फ्लिक्ट है नागोर्नो काराबाख। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो ये जो रीजन है बेसिकली आप अगर देख भी पा रहे हो तो ये वाला रीजन है, ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है। किसके बीच में कन्फ्लिक्टेड है? आर्मेनिया के बीच में और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट क्या है? ठीक है, कि यहाँ के जो लोग हैं वो रहते जरूर अजरबैजान में हैं बट वो मानते अपने आप को आर्मेनिया से है। तो मतलब कि इस चीज को लेके कंफ्लिक्ट रह रहा है। ठीक है, अपने को नहीं जाना, अपने को ये जगह याद रखनी है कि अगर कहीं पर नगोर्नो काराबाख रीजन आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये रीजन कहाँ पर है? आर्मेनिया और अजरबैजान में है। ओके, सो इट इज अ माउंटेनस लैंडलॉक्ड रीजन इन द साउथ कॉकासस। बच्चे कॉकासस मैंने बता भी रखा है आपको, इट्स ए माउंटेन रेंज। यहाँ पर ऊपर तक तो यूराल आती है बट यूराल के बाद जो नीचे की बात करूंगा तो नीचे हमारे पास कॉकाशियस माउंटेन रेंज आती है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। नेक्स्ट हो गया टोंगा। रिसेंटली एन अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड ऑफ 6.2 यहाँ पर टोंगा में देखने को मिला है। कल मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में समझा दिया था कि अर्थक्वेक क्या होता है, जो हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस बारे में आप सिर्फ क्या बोलोगे कि टोंगा कहाँ पर है? इट्स ए पोलिनेशिया कंट्री। ठीक है, तो हमने जैसा कि बोला है ओशेनिक रीजन जो है उसको हम 3 भागों में देखते हैं, जिसमें एक माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, ठीक है, और एक मैक्रोनेशिया है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट इज सुलवासी आइलैंड। बच्चे सुलवासी आइलैंड किसका है? ये इंडोनेशिया का पार्ट है। अब यहाँ पर भी सेम क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमारे को अर्थक्वेक देखने को मिला है। अब सुलवेसी इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ कहीं तो ये है जहां पर अर्थक्वेक आया है, तो डेनपसर। ठीक है, तो डेनपसर रीजन है जहां पर अर्थक्वेक आया है। अब ये कहां पर है? तो ये सुलवेसी में है। अगर हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो ये इंडोनेशिया का, अगर हम बात करेंगे सुमात्रन आइलैंड है, तो ये सुमात्रा है। नीचे जावा है, जावा के बाद में यहाँ कहीं बाली आता है, बाली के बाद में ये बोर्नियो है, बोर्नियो के बाद में ये हो गया सुलावेसी। बच्चे इसको सेलिबस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइलैंड से मिलकर बना है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इट इज द 11th लार्जेस्ट आइलैंड। ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन अमोनिया। लार्सन एंड द टर्बो ग्रीन मॉलिक्यूल्स लार्सन द टर्बो एनर्जी ग्रीन टेक रिसेंटली उन्होंने बैक किया है टेंडर को फॉर बिल्डिंग इंडियाज बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी। ठीक है, कि जो भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनकी जो रिफाइनरी है पानीपत में, वहां पर इंडिया का बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ताकि उस रिफाइनरी में जो ग्रीन हाइड्रोजन हम बना सके और उससे उसका यूज कर सके फॉर एनर्जी इन रिफाइनरी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे अमोनिया, एक देखो अमोनिया इज करंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, और अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए अमोनिया के प्रोडक्शन एमिट 2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी टन ऑफ अमोनिया। ठीक है, कि अगर अमोनिया का 1 टन प्रोडक्शन होना है तो वो 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है। तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे जिससे कि इस एमिशन को रोका जा सके। और जब एमिशन हो रहा है
तो इसको ग्रे अमोनिया के नाम से जाना जाता है, इसको ग्रीन अमोनिया नहीं कहते। ग्रीन अमोनिया कब कहेंगे? जब इसमें जो हाइड्रोजन होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है सर, ये भी सवाल है, हमें नहीं आता बच्चे। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अलग करेगा, जिसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब सर कैसे अमोनिया बनता कैसे है? अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देखो अमोनिया के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा तो बेसिकली अमोनिया जो है हम बनाते हैं नाइट्रोजन से। सर नाइट्रोजन से कैसे बनाते हैं बच्चे? नाइट्रोजन एयर में हमें पता है एटमॉस्फेयर में 78% है, पर इसको डायरेक्टली नहीं हम यूज कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? देखो इसको 3 तरीके से अब इस नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला ही प्रोसेस है कि इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना? अमोनिया में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करूंगा तो जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा वहां पर हम नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, इससे क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। बट ये अगर हम हाइड्रोजन को, अगर इसकी जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो ग्रीन अमोनियम निकलेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर हाइड्रोजन का हम जो है अमोनिया ऐसे नेचुरल गैस से बनाएंगे तो वो फिर ग्रीन अमोनिया नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पर नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, सॉरी ग्रे अमोनिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रे अमोनिया कहा जाता है। तो यानी अभी अगर मैं इस प्रोसेस की, सर ये बता दीजिए इस प्रोसेस का कोई नाम है? बिल्कुल, इस प्रोसेस का नाम है, इसको बोलते हैं हाइबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइबर्स प्रोसेस। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आई थिंक अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है बच्चे। इन्हीं स्लाइड्स में हमने यही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। डन। ओके, तो ये हमने हाइबर बोश सिंथेसिस है, इसको ऐसे कहते हैं। ओके, अब ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की, नॉर्मल अमोनिया की एप्लीकेशंस क्या है कि ये फर्टिलाइजर में यूज होता है ना, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में यूज होता है। रॉ मटेरियल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज नाइट्रिक एसिड्स, फाइबर्स, एक्सप्लोजिव्स। ओके, तो उनमें यूज होता है। तो ये भी हमें पता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगेन यूज फॉर द फ्यूल फॉर इंजन्स सच एज लोकोमोटिव्स, है ना, एंड शिपिंग इंडस्ट्री में उसको उसमें यूज हो रहा है। अगेन फ्यूल सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो अमोनिया का किस तरीके से यूज हो रहा है वो भी आपको हमने यहाँ समझा दिया। नेक्स्ट इज आमंड। आमंड कल्टीवेशन पे सवाल आया है कि इस बार क्या हुआ है कि कश्मीर मार्क्स इंपोर्टेंट सीजनल एंड कल्चरल इवेंट है। दिस ईयर बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, जो कि इसकी आमंड की। अब बम्पर क्रॉप आई है तो पहले आमंड के बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। देखो ये कोल्ड रीजन क्लाइमेट में आने वाला प्रोडक्ट है जो कि सुटेबल फॉर आमंड फार्मिंग के लिए। ओके, इतना इसमें टेम्परेचर 7 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है और ये डीप लोमी वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है, डीप हो गई और लोमी सॉइल होगी, वहां पर हमें इस तरीके की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। ओके, तो रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 to 110 चाहिए। अगर मैं मेजर आमंड फार्मिंग कंट्रीज की बात करूंगा तो पहले यूएसए है, देन ऑस्ट्रेलिया है। भारत की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा आमंड देखने को मिलता है। तो ये हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रावी रिवर। बच्चे रावी रिवर continuous heavy rainfall in the hilly region has led to a significant rise in the water levels in the रावी रिवर रिसेंटली। तो रावी रिवर कहाँ से निकलती है ये हमारे लिए सवाल रहेगा। बच्चे रावी रिवर निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा बंगाल यहाँ पर 2 ग्लेशियर्स हैं, है ना, तंत और गिरी, ये 2 ग्लेशियर्स हैं। यहाँ से हमारे पास रावी रिवर निकलती है, उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश से चंबा में होके वहां से जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाती है। और रावी रिवर जो है वो कनेक्ट होती है बाद में चिनाब रिवर के बीच, चिनाब रिवर के, है ना। तो रावी रिवर ये चिनाब रिवर में मिलती है एट ए प्लेस जिसका नाम है रंगपुर। तो रंगपुर प्लेस पे रावी कनेक्ट होती है चिनाब के साथ।
तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगी, है ना? रावी रिवर के बारे में बाकी कुछ है नहीं। सियोल, बेरा, उच, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। बाकी यहाँ पर एक डैम भी है, जैसे रंजीत सागर डैम, जिसको थीन डैम भी कहते हैं, और यहाँ पर चमेरा डैम भी हमें देखने को मिल रहा है। चमेरा 1, 2, 3 प्रोजेक्ट है, तो याद रखना विच इज रंजीत सागर डैम, इसको थेरा डैम भी, सॉरी थीन डैम भी कहते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेरिंग स्ट्रेट। बच्चों बेरिंग स्ट्रेट कहां देखने को मिलती है? सर बेरिंग स्ट्रेट हमें देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं यूएसए में, यहां पर अलास्का वाला रीजन है, ठीक है, यूएसए में अलास्का वाला रीजन है। अच्छा ये उल्टा बना दिया क्या मैंने? ठीक है कोई बात नहीं। यूएसए में कहीं ना कहीं अलास्का वाला रीजन होगा, और यहाँ पर रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में हमें एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। और इसके ऊपर एक सी भी देखने को मिलता है, जिसको बेरिंग सी भी कहते हैं। क्लियर? ओके। और यहां पर फिर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहां पर हमारे पास ये ब्यूफोर्ट सी है। ब्यूफोर्ट सी कहां पर है? ये अलास्का वाला रीजन। ओके यहां पर गल्फ ऑफ अलास्का है, ब्यूफोर्ट सी है, और यहां पर इसके बिल्कुल साथ में हम बोलेंगे जो कि ईस्टर्न रशिया वाला जो रीजन है, बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हमने बोला बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने बोला न्यूज में क्यों थी वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, ये जो स्टेट है इसको हमने बेरिंग स्ट्रेट कहा, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये अलास्का यूएसए है, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी है, ये रशिया है, रशिया का ईस्टर्न साइबेरियन सी है ऊपर। ओके यहाँ पर गल्फ ऑफ एनेडियार है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस आइलैंड है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। जो रशिया का कामचटका पेनिनसुला वाला रीजन है वो कुछ यहाँ पर है, जो कि हमने ऑलरेडी इसको काफी बार पढ़ रखा है, तो अब इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ठीक है। देन इज एम्बर ग्रीस। बच्चे एम्बर ग्रीस आपने ये वर्ड सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अगर मैं हट जाऊं तो आपने ये पत्थर भी देखा होगा। क्या ये पत्थर है? नहीं, देखो इसको बोलते हैं एम्बर ग्रीस, और इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों है वैल्यू? क्योंकि सर कहीं ना कहीं इसका यूज परफ्यूम इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अरे सोचने वाली बात है कि सर कहाँ मिलता है भाई, कहाँ से हम भी इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? यार हम नहीं कर सकते इसको, ये हमें डीप ओशियंस में देखने को मिलता है, क्योंकि ये हम लोग नहीं बनाते, ये कोई नेचर नहीं, ये कहीं से नहीं, ये वेल के अंदर से बनता है। सर ये क्या बात कर रहे हो, वेल के अंदर से कैसे बनेगा? बच्चे वेल जब किसी चीज को नहीं उसको पचा पाती तो ये उसको वोमिट कर देती है। जो वोमिट कर देती है तो जैसे ही ये बाहर निकलता है, हल्का होता है, सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आने के उस टाइम पे ये ब्लैक कलर का होता है और स्टिकी। जब किसी की उल्टी से निकलेगा तो स्टिकी होगा, जब स्टिकी होगा उसके बाद में सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट पड़ने के बाद ये जो पत्थर होगा ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये जो ब्लैक कलर था उससे ग्रे कलर में आ जाएगा, और जो स्टिकी नेचर था उससे वैक्सी नेचर में बदल जाएगा। तो ये जो होगा ये हमें ओशन के अंदर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में देखने को मिलता है। तो ये कई बार डेप्थ में होता है, कई बार ऊपर भी आ जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये बेसिकली इसका मार्केट में बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि ये जो पत्थर है, ये जो एम्बर ग्रीस है, इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अहमदाबाद रूरल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रिसेंटली उन्होंने सीज किया है 2.97 किलोग्राम ऑफ एम्बर ग्रीस, मतलब लगभग 3 किलोग्राम एम्बर ग्रीस, जिसकी करोड़ों में वैल्यू है। कॉमनली नोन एज द स्पर्म बेल वोमिट, तो उसकी जो उल्टी है उससे बना है ये। तो 2.97 करोड़ इतनी ये वैल्यू रखता है। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। इसको वेल वोमिट भी कहते हैं। ये सॉलिड होता है, ग्रे रंग का होता है, और वैक्सी सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ किससे निकलता है? स्पर्म बेल से, ठीक है। तो स्पर्म बेल जो है वो इसको वॉमिट करती है, इस एम्बर ग्रीस को। तो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है बच्चे, इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं, और ट्रेजर ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। अगेन परफ्यूम इंडस्ट्री, बाकी कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको क्यों पकड़ा होगा?
इसको क्यों उन्होंने सीज किया? इन इंडिया द सेल एंड द ट्रेड ऑफ एम्बरग्रीस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस लाइन को उठा दिया जाए। क्लियर? ओके अगर मैं एम्बरग्रीस की फॉर्मेशन की बात करता हूं तो मैंने बोला था कि कुछ इनडाइजेस्टिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रॉम द एनिमल्स ऑन विच इट फीड्स, जो कि खाती है, और इनिशियली क्या होगा, ये फ्लोट करेगा जब जो है मोस्टली ज़्यादा बोला गया है कि जो बीक्स होती है स्क्विड की, तो उसको ये पचा नहीं पाती, तो फिर ये उसको वॉमिट कर देती है, सरफेस के ऊपर तैरता है, उस टाइम पे ब्लैक और स्टिकी होता है। जब सन की रेज इस पे पड़ती है तो ये क्या बन जाता है, बिल्कुल उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और ये ग्रे कलर का और देन वैक्सी बन जाएगा, जिसका यूज किया जाता है फॉर इन परफ्यूम इंडस्ट्रीज। ओके तो ये हमने थोड़ी आपसे बात की। नेक्स्ट जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की ऊपर बात है। बच्चे इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर अब ये अगेन मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कहाँ तक सही हो सकती है या हो, इसको मतलब कि क्या, मतलब कि कहाँ कहाँ इसका यूज है और क्या इसके प्रोस क्या है, इसके सिंस क्या है। ठीक है बच्चे, प्रोज में अगर मैं सही बात करूंगा तो जैसा कि बोला भी गया था कि 2014 में 2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% थी और 2025 में इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% है। यानी कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल होगा, जैसे कि अगर मैं डीजल पेट्रोल की बात करूंगा, है ना, मेनली तो पेट्रोल है, तो अगर मैं पेट्रोल की बात करूंगा तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा, 80% जो पेट्रोल है क्रूड ऑयल होगा, उसी को रिफाइन करके वो पेट्रोल जो हम बोलते हैं वो होगा इसमें। ठीक है, तो अब ये बोला गया है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, तो हमने क्या किया है, हमने उसको अचीव कर लिया है। बेसिकली ये जो टारगेट रखा था 20% का, ये 2030 के लिए रखा था कि 2030 तक हम इतना इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे, इतना इथेनॉल मिक्स कर देंगे इनटू पेट्रोल। ओके अब हमने बोला इंडिया हैज अचीव्ड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 years ahead of the schedule, raising debates on its इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड ईवी ट्रांजिशन इम्पैक्ट। देखो इकोनॉमिक में बोला गया है तो बिल्कुल सही बात है सर, अगर हम इथेनॉल को इसमें मर्ज करेंगे, इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जो हम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिकली तो बेनिफिट है। इन्वायरमेंट के उसके एंगल से अगर मैं देखूं तो सॉरी, तो अगर इथेनॉल जा रहा है फ्यूल में, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेज जो का एमिशन होगा वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन एमिशन है उसमें भी कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगी, तो इन्वायरमेंटली भी हमारे लिए बेटर है। ईवी ट्रांजिशन में इम्पैक्ट होना वो भी कहीं ना कहीं तो उसके लिए भी है कि हाँ ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं तो ठीक देख रहा है। बट अब इसका एक और एंगल निकल के आ रहा है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, उसकी भी हम बात रखेंगे, पर अभी के लिए हमें ये समझ आ चुका है ये क्या हुआ है। बाकी हमने बोला है कि ये एक वाइड हेल्ड एज ए स्टेप टुवर्ड एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड ऑयल इंपोर्ट्स, तो बात सही है, एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हमारा स्टेप है, ऑयल को इंपोर्ट कम कर रहा है। बच्चे फार्मर वेलफेयर क्यों? क्योंकि इसमें सर बात आ रही है इथेनॉल की, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अब यही तो देखना है। देखो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो शुगर केन से इथेनॉल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर मैं बात करूंगा राइस हो गया, अब इसकी भी स्टेजेस है इथेनॉल प्रोडक्शन की 1 2 3 4, कि ये अभी तक तो हम 1 को ही क्रैक कर पाए हैं, जहां पर शुगर केन से हम क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं। जो शुगर केन में जो बाई प्रोडक्ट आता है मोलासिस जो आता है, उससे इथेनॉल बनता है। तो नेक्स्ट जो है, जैसे बोला गया है नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें हमारा जो कुकिंग ऑयल होगा उससे भी हम प्रोडक्शन इसकी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जनरेशन्स के ऊपर है, बट अभी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फार्मर वेलफेयर, जो भी हमारा एग्रीकल्चर जो बाद में जो बच जाता है उससे भी हम ये इथेनॉल बना सकते हैं। वहीं पर अगर मैं राइस की बात करूंगा वहां से भी इथेनॉल प्रोडक्शन हो सकती है। तो इट हैज ऑल्सो स्पार्क्ड द डिबेट इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस। तो ये भी बेसिकली सोचने वाली बात है
कि व्हीकल परफॉर्मेंस, अब देखिए जो हमने 2030 तक बोला था करने के लिए, हमने जल्दी कर दिया, तो ये एक तरफ से तो अचीवमेंट है, पर दूसरी तरफ से हमारे व्हीकल अडाप्ट नहीं कर रहे इस सिचुएशन को। हमारे व्हीकल्स उस ये जो अडाप्टेशन है, अब 20% जब इथेनॉल आएगा तो व्हीकल परफॉर्मेंस नहीं उतनी अच्छी दे पा रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिया लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब कंसर्न क्या आ रहे हैं। पहला कंसर्न देखो कि व्हीकल की परफॉर्मेंस नीचे गिरी है। दूसरा कंसर्न ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या हुआ होगा, अभी मैंने बोला ना कि राइस से भी प्रोडक्शन हो रही है, शुगर केन से ही प्रोडक्शन हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है सर, ये दोनों जो क्रॉप्स हैं ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं, तो इनको उगाने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए फिर क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेके आओ, ठीक है, जो बोरवेल्स होते हैं उनको लगाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का भी खतरा आ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, इंडिया लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सर कहीं ना कहीं जो हम इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स को अपनाने का ख्वाब देख रहे हैं कि हम इतना इसको ईवी व्हीकल्स की जो हमारे पास जो इस टाइम पे नंबर्स हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये हमने बोला कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उस चीज के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया भी है, फ्रॉम अगर हमें व्हीकल ओनर्स जो है वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अप्रैल 2023 व्हीकल्स इन द इंडिया कैरी कर रहा है E20 कंपैटिबिलिटी स्टिकर्स कि ये E20 पेट्रोल है, ओके, ठीक है। तो रिड्यूस्ड माइलेज एंड हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, तो व्हीकल्स के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि माइलेज जो है वो कम हो रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। ऑटोमेकर्स जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प है, उन्होंने कहा कि हमारे को न्यू रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है इसके लिए, चाहे वो रबर हो, इलास्टोमर्स हो, प्लास्टिक हो, ताकि हम अपने इंजन्स को E20 कंपैटिबल बना सकें। क्लियर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि एडमिट टू मार्जिनल ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी बट आर्ग्यूज दैट इंप्रूव्ड इंजन ट्यूनिंग विल ऑफसेट लॉसेस। देखो इन्होंने बोला था कि हम आपके जो भी लॉसेस होंगे उनको कवर कर देंगे थ्रू द टैक्स रिडेम्पशन, बट ऐसा आई थिंक पता नहीं हुआ है उसको, है ना। ओके तो ये हमने थोड़ा सा बोला कि हम टैक्स इंसेंटिव देंगे E10 और E20 फ्यूल्स टू कंपनसेट कंज्यूमर्स फॉर एफिशिएंसी लॉस, तो ऐसा बोला गया था। अब इकोनॉमिकली और फिजिकल इम्पैक्ट क्या है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं और ये आपके पास डेटा आपको दे रखा है कि इकोनॉमिक जो हमारा इंपोर्ट बिल था ऑयल का वो कम हो चुका है, तो ये कुछ बातें इसमें हमने की है। एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज ओपन्ड ए स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर फार्मर्स। अब फार्मर्स के लिए ठीक है ना, उनको उनका जो वो लगातार इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो जा भी रहा है ताकि हम इथेनॉल को और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। इथेनॉल प्रोडक्शन बड़ी है 40 करोड़ लीटर्स इन फाइनेंशियल ईयर, अगर हम बात करेंगे 2014 की बात करेंगे, और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो वो विद अबाउट 9% ऑफ द शुगर आउटपुट डाइवर्टेड टू फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी 40 करोड़ थी इथेनॉल प्रोडक्शन, वहीं पर अगर मैं 2024 की बात करूंगा तो 670 करोड़ जो है इथेनॉल प्रोडक्शन हो चुकी है। बच्चे ये ज्यादातर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आपको लिखने को आ सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, जो आज हमने चर्चा की, वाइल्ड लाइफ फायर्स के ऊपर बात की, ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। कंसर्न परसिस्ट टू एनवायरमेंटल कॉस्ट, शुगर केन कल्टीवेशन रिक्वायर्स, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे इस एंगल को कनेक्ट किया गया है जिस तरह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के साथ में, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेना कि नियरली 30% ऑफ द इंडिया लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड, ओके, एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न वो डिजर्टिफिकेशन के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा रही है। क्लियर। द गवर्नमेंट इज नाउ डाइवर्सिफाइंग इथेनॉल सोर्सेज, तो वो बोला गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने 5.2 मिलियन टन राइस इथेनॉल के लिए दिए हैं। तो ये हमने बोला कौन से भी इथेनॉल प्रोडक्शन हो सकती है, तो ये सारी बातें हो रखी हैं, ठीक है। ईवी ट्रांजिशन में क्या है प्रॉब्लम, तो ये हमने लिख दिया है कि ईवी ट्रांजिशन बड़ा है कम हुआ है, तो ये आपके सामने बात रख दी है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, फ्यूचर आउटलुक
क्या है कि पॉलिसी मेकर फेस ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन, उनको फार्मर्स को भी सपोर्ट करना है, एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर भी जाना है थ्रू इथेनॉल, तो वो भी काम करना है, फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करके चलना है। तो ये सारी इसमें बात की गई है कि इस तरीके का आप वोटर को भी, जो वोटर एज ए रिसोर्स है उसको भी सेव करना है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिसी फ्रेमिंग होनी चाहिए। Then accelerating the shift to EVs for deeper decarbonizations, है ना, उसको भी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यही हो EVs की और ध्यान खत्म हो जाए, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो ऐसी बातें की गई है। बच्चे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडिया, अब जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उन्होंने SAF सस्टेनेबल एविएशन जो एविएशन फ्यूल है उसको उसकी प्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट किया है। तो इंडियाज लार्जेस्ट रिफाइनर एंड द फ्यूल रिटेलर इज सेट टू बिगिन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब ये कहाँ पर यूज होगा सर? ये बेसिकली पानीपत जो इनकी रिफाइनरी है वहां पर इसकी प्रोडक्शन शुरू की है। तो ये जो फ्यूल है वो एविएशन के लिए है, जो हमारे प्लेन्स के हैं उनके लिए ये फ्यूल है। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है, किसके द्वारा? So they facility recently received international certification, तो इन्होंने इस फ्यूल ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले ली है टू मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल। तो इसको क्या है, ये एक बायोफ्यूल है। कहां से बन रहा है? फ्रॉम कुकिंग ऑयल। जब हम ऑयल जो है इसका कुकिंग ऑयल को यूज करते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा काला हो जाता है, तो उस तेल से ये क्या बना रहे हैं? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी इसे मिल चुकी है। डन। तो ये हमने ऑलरेडी आपसे बात की, ठीक है, कि ये इस फ्यूल के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बायो बेस्ड अल्टरनेटिव है टू कन्वेंशनल जो भी जेट फ्यूल है, उसका अल्टरनेटिव है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल फीड स्टॉक सच एज कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, फॉरेस्ट्री वेस्ट एंड नॉन एडिबल क्रॉप्स। तो यहाँ से ये तेल जो है हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक अगर तुम्हें अपने कहीं पर भी इसको कोट करना होगा तो तुम कर सकते हो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो कि इंडियन ऑयल ने इसको बनाया है और अभी कमर्शियलाइज कर दिया गया है इन पानीपत रिफाइनरी, जो कि किससे बन रहा है? कुकिंग ऑयल जो है उससे बन रहा है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, फॉरेस्ट्री बेस्ड एंड नॉन एडिबल क्रॉप्स हैं उनसे भी बन रहा है। पर इसका ध्यान रखना कि अभी भी इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, जो अभी कन्वेंशनल फ्यूल मिल रहा है उससे इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एशियन पाम सिविट। बच्चे एशियन पाम सिविट न्यूज में थी। ओके, अब क्यों है? ऑल्सो नोन एज इसको टोडी कैट भी कहते हैं, कॉमन फार्म सिविट भी कहते हैं। नॉकटर्नल एक मैमल है, फाउंड थ्रू द साउथ ईस्ट एशिया वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो एशियन पाम सिविट है ये क्या होता है, क्या ये इसका क्या यूज है? बेसिकली बच्चे ये यहाँ से इसका जो एक्सक्रेटा होता है उससे आपको कॉफी मिलती है। ओके, अब क्या होता है नॉर्मली ये जो एशियन पाम सिविट है ये कॉफी बीन्स को खाती है। खाने के बाद में इसके पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको फर्मेंट करता है, जो उस कॉफी की बिटरनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, और फिर ये प्रोडक्ट जो निकालते हैं उससे जो कॉफी बनती है उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है। डन। ओके, और यही है जो भी है फिर इस एशियन पाम सिविट के बारे में। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा ये देखने को मिलती है? साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया, श्रीलंका वगैरह, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये सिविट देखने को मिलती है। पूरा प्रोसेस यही है कि ये फर्मेंट करती है, उसकी बिटरनेस को रिमूव करती है और फिर वो उसको रिजल्टिंग ए स्मूथ लो एसिडिटी कॉफ़ी विद हिंट्स ऑफ चॉकलेट, कैरामल एंड नट्स, वो सब कुछ ये बनाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या सिर्फ ये अकेला ही एक ऐसा है जो इस तरह की कॉफी को प्रोड्यूस करता है? नहीं, बहुत सारे हैं। जैक्यू वर्ड है इन ब्राजील, और इसी तरीके से एलिफेंट्स हैं इन थाईलैंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लैक आइवरी कॉफी को। मीन्स ब्लैक आइवरी कॉफी बीन्स वहां से कलेक्ट किया जाता है। अगर हम IUCN इसका स्टेटस की बात करेंगे तो लीस्ट कंसर्न इसका IUCN स्टेटस होने वाला है। बच्चे बिहार लेक की बात करूंगा तो बिहार लेक कहाँ पर है बस इतना पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में है। ओवर अभी ड्यू टू अब अगस्त में मानसून चल रहा था तो ओवर फ्लड हो चुकी थी, और जब ये ओवर फ्लड हो जाती है तो यही आगे जाके
एक रिवर होती है मिठी रिवर। मिठी रिवर जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से निकलती है। तो यहाँ से बिहार लेक का ओवर फ्लडेड हो जाना, ये कौन सी रिवर, मिठी रिवर को ओरिजिनेट करता है। बस इतना पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर है, दोनों ही ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, इतना पता होना चाहिए। देन बाकी ये एक मैन मेड रिजर्वियर है लोकेटेड नियर बिहार विलेज ऑन द मिठी रिवर विद इन द ग्राउंड ऑफ बोरीवली नेशनल पार्क। ठीक, तो जो बोरीवली नेशनल पार्क है उसके ग्राउंड में हमें देखने को मिलेगा। और जो बोरीवली नेशनल पार्क है, अब ये मत बोलना ये कोई अलग से नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क को ही बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट लेक इन मुंबई। तो ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास में ये तुलसी लेक है और ये बीच में पोवाई लेक है, इसी के बीच में आ रही है ये बिहार लेक। और बिहार लेक का ओवरफ्लड होना अब यहाँ से मिठी रिवर को भी ओरिजिनेट करता है। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। देन दिस मिठी रिवर वन ऑफ द 4 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द मुंबई सिटी। और ये कैसे ओरिजिनेट होती है, द रिवर ओरिजिनेट from the overflow of the Bihar Lake, also received the overflow from the Powai Lake। तो बिहार लेक और पोवाई लेक जो अभी हमने डिस्कस किया उसी का ही ओवरफ्लो इनको ओरिजिनेट करता है। और ये कहाँ ड्रेन होती है, डिस्चार्ज कहाँ हो रही है, अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ डिस्चार्ज हो रही है, यहाँ अरेबियन सी में। अब अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो रही है तो ये कौन सा, यहाँ पर ये क्या है, सर दीज आर द क्रीक्स। ये क्या होती है, क्रीक्स होती है। तो कौन सी क्रीक है, माहिम क्रीक। बच्चे क्रीक का सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब ओशियन का वाटर जब छोटी छोटी इस तरीके का लैंडफॉर्म्स बनाएगा तो उसको हम क्रीक कहते हैं। जब वो अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा तो वो क्रीक कहते हैं। ऐसे वाटर अंदर की ओर आ रहा है तो ये क्या बना रहा है, ये क्रीक बना रहा है। नेक्स्ट इज सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। बच्चे सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूंगा तो वो लीस्ट कंसर्न होगा। ठीक है, अगर मैं ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड, तो ये जो है ना इस तरीके का जो ये क्रोकोडाइल है इसको बोलते हैं सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और मेनली ये भारत में उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है ज्यादातर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑल लिविंग जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बाकी तो आपको क्या ही बताना है। ठीक है, ठीक है, इसको देख लेना। IUCN में लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है। नेक्स्ट इज कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कलाई 1200 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो लोहित रिवर। अब लोहित रिवर है तो बाकी तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कलाई प्रोजेक्ट कहाँ होगा, सर असम में होगा, लोहित रिवर के ऊपर है। लोहित रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इससे ज्यादा कुछ बताने, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में होगा, असम में नहीं होगा, पर ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, इतना हमारे को ध्यान में रखना है। तो अगर कलाई 2 प्रोजेक्ट आ गया तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। यहाँ पर लोहित रिवर है और लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आपको इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट इज, तो ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्राइब है जिसका नाम है दिदाई ट्राइब। बच्चे दिदाई ट्राइब कहाँ की है, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस ठीक है, उड़ीसा की एक ट्राइब है। ये PBTG में आती है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है। भारत में टोटल 75 है, सबसे ज्यादा उड़ीसा के पास में है जिनकी संख्या 13 है, और उसमें एक दिदाई ट्राइब भी आती है। तो ये हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, बाकी कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में आती है। अब पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास राजमयोंग रिजर्व फॉरेस्ट है और पोबितारा रिजर्व फॉरेस्ट, दोनों फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है, असम में है। और इसको पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है विच इज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनो के लिए, तो वहां पर उसमें ये आता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो इसमें भी हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है किसकी, राइनो की। और यहाँ से ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद द एसोसिएशन ऑफ द राइनो ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो जो इंडियन राइनो विजन 2020 मैंने आपको करवाया है कि बताया है मैंने आपको, इंडियन राइनो विजन 2020, तो उसमें राइनो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, तो वो उसमें पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड है।
तो ये अपने को थोड़ा सा देख लेना है, डन है ना, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो आपको पता है महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ड्रेन हो जाती है, नॉर्मल है। बट मुझे आपको इसमें समझाने थे, ये प्रोजेक्ट है, ये दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑन कृष्णा रिवर। तो ये अलग से याद नहीं करना होता, ये साथ में ही इसको पढ़ना होता है कि तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, श्री साइलम प्रोजेक्ट, नागार्जुन, प्रकाशम, घाटप्रभा एंड भीमा, दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर। बच्चे नेक्स्ट इज द जेजू आइलैंड। अब जेजू आइलैंड कहाँ पर है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको आ सकता है प्लेसेस इन न्यूज में जब हम पढ़ते हैं, तो ये अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बिल्कुल साउथ में। तो याद रख लो, साउथ कोरिया के साउथ में जीजू रहते हैं, ठीक है। तो जेजू आइलैंड है जो कि साउथ कोरिया के साउथ में है, ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ओके तो ये हमने बोल दिया है, वर्ल्ड वोल्केनिक आइलैंड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ब्लू कार्बन। बच्चे ब्लू कार्बन अगेन, ये जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ब्लू कार्बन, ठीक है। सीवीड फार्मिंग, seaweed farming has emerged as a potential blue carbon strategy, yet empirical estimate of the carbon burial from such farms remain lacking in the literature। देखो दिक्कत पता क्या है कि सी वीड फार्मिंग के बारे में भी पता नहीं है, और इसका क्या रोल है ब्लू कार्बन में ये भी अपने को पता नहीं। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है बच्चे। जब आप ऑर्गेनिक carbon captured and stored by the ocean in vegetated coastal ecosystem such as mangrove forest। आप इतना मान लो कि हमें पता है ओशन कार्बन को सिंक करते हैं, तो यानी कार्बन को कैप्चर कर रहा है और स्टोर भी कर रहा है। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो कार्बन क्या कर रहा है ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन इज कि सर इट रेफर्स टू ऑर्गेनिक कार्बन captured and storage by the ocean in vegetated coastal ecosystem। जो ओशियन का कोस्टल इकोसिस्टम है, सच एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, सोल्ट मार्शेस, सी ग्रास, ठीक है। तो यही है सीवीड फार्मिंग। यही क्या है सर? दिस इज सीवीड फार्मिंग, कि जब आप सी की वीड को फार्म कर रहे हो, उसको जो है ग्रो कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा ओशन मतलब कि जो कार्बन है उसको कैप्चर करता है, इवन स्टोरेज भी करता है उसकी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लू कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज डिसॉल्व डायरेक्टली इनटू द ओशियन। और अगर मैं थोड़ी सी आपको बात करूंगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ इस डाटा को लिख लेना, दे कवर जस्ट 2% ऑफ द टोटल ओशियन सरफेस बट अकाउंट फॉर 50% ऑफ द ओशियन कार्बन एब्जॉर्प्शन। बच्चे ओशियन में सिर्फ इनका 2% ही एरिया है, बट पूरे ओशियन की जो 50% कार्बन स्टोरेज होगी वो यही करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी डल लेक है, डल लेक जो है जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और उन्होंने होस्ट किया है फर्स्ट एवर रेस अंडर रोइंग, कैकिंग एंड कैनोइंग कैटेगरीज अंडर द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है। तो जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसमें डल लेक ने जो रोइंग होती है इस तरीके से, जो क्या बोलते हैं इसको, रेस होती है बोट रेस टाइप, तो उसको इन्होंने होस्ट किया है। बाकी डल लेक कहाँ है वो आपको पता ही है, उसमें कुछ बताना है नहीं मुझे, ठीक है। ये ठीक है। तो इसको डल लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी कहते हैं। बच्चे लिपू लेक पास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी 1-2 वीडियोस देखना जो हमने करंट की कर रखी हैं, उसमें मैंने लिपू लेक पास को बहुत अच्छे से किया है। तो उसमें सारा कन्फ्लिक्ट, ये काला पानी और यहाँ पर लिम्पियो धरा है, कि बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो ओरिजिन ऑफ द काली रिवर से है। अब नेपाल बोलता है कि काली रिवर का ओरिजिन यहाँ से है, और भारत बोलता है कि उसका ओरिजिन यहाँ से है, तो इस चीज को लेके लड़ाई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये लिपू लेक पास है, ये लिम्पियो धारा है। तो हम जो है
हम इसका ओरिजिन यहाँ लिपुलेख तक समझते हैं, ताकि लिपुलेख का जो दूसरा हिस्सा होगा वो भारत तक आएगा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से ओरिजिन है, तो यहाँ से ये टेरिटरी फिर अंडर डिस्प्यूटेड आ जाती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। बच्चे ड्रेक पैसेज ये बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, अर्जेंटीना का जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर आपको एक प्लेस मिल रहा है जो कि केप हॉर्न है। ठीक है, केप हॉर्न है, और यहाँ पर आपको शेटलैंड आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यानी अंटार्कटिका के ऊपर शेटलैंड आइलैंड्स और अर्जेंटीना के नीचे हमारे पास केप हॉर्न है। तो उसी के बीच में एक पैसेज है जिसका नाम है ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांसिस ड्रेक थे वो द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बच्चों स्पार्टली आइलैंड। तो ये हमें पता ही है, चाइना के साथ में चाहे वो स्पार्टली हो, स्कारबोरो हो, पैरासल हो, तो ये जो आइलैंड्स है यहाँ पर चाइना ने अपना क्लेम कर रखा है, तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड रीजन में आते हैं। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बच्चे किलुआ वोल्केनो कहाँ पर है, ये हवाई में है। ठीक है, तो जो हवाई में कहाँ पर है, हवाई में है। अब ये इरप्शन हुई है यहाँ पर, तो ये कोई हवाई में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है हवाई अंडर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आता है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पैसिफिक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। शील्ड टाइप वोल्केनो है। अब शील्ड टाइप है तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने सुन रखा है कि क्या सुन रखा है, हमने सुना है कि एक हॉटस्पॉट होता है जो कि हवाई में भी है। ठीक है, तो हवाई में उसी हॉटस्पॉट से इस तरह के वोल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। बच्चे लेसर फ्लैमिंगो है, एक बर्ड होता है, और इसका जो IUCN स्टेटस क्या है, वो नियर थ्रेटन होने वाला है। अब जो न्यूज़ में ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब कि उसमें सिर्फ वही चीज़ जानने लायक है, उसमें कुछ और हमें नहीं जानना है। बच्चों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, सबसे पहली बात कब आया, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, कितनी कंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो बना है, वो जो प्रोजेक्ट टाइगर बना था, कब बना था, 1973। उसके 50 साल के पूरे होने के बाद, यानी 1973 में 50 से जोड़ दो तो 2023 में आई थिंक अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना है, जिसमें कि जो 7 कैट हैं उनको रखा गया है। ठीक है, अब उसमें से 5 भारत में मिलती हैं, प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं मिलता है। तो यही इसमें बताया गया है अप्रैल 2030 को 50th एनिवर्सरी। इसमें टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है। बच्चे जैगुआर और प्यूमा भारत में नहीं देखने को मिलता है, तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें यही इसका ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर्स हो गए, कंसोलिडेटिंग सक्सेसफुल कंजर्वेशन practices and expertise to achieve the conservation of big cats at a ग्लोबल लेवल, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये हमने बता दिया है इसमें कौन कौन सी है इम्प्लीमेंटेड थ्रू द NTCA, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कितनी कंट्रीज हैं, टोटल 12 कंट्रीज इसमें इंक्लूडिंग इंडिया इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैक्यूटा। बच्चे बैक्यूटा क्या है कि एक्चुअली एक रिपोर्ट है बाय द नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंटल कमीशन। तो नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंटल कमीशन बोल रहे हैं, उन्होंने मैक्सिको को बोला है कि आप फेल हो गए हैं टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बैक्यूटा पोर्पोइस। ठीक है, विद ओनली अब सिर्फ 10 ही बची हैं ये। तो बैक्यूटा पोर्पोइस के बारे में कुछ इस तरह के हमें ये एक जो स्पीसीज है देखने को मिलती है। ओके, शाही मेंबर होता है पोर्पोइस फैमिली का, स्मॉलेस्ट रेंज। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एनी व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस उसमें बोला जा रहा है, और ये ज़्यादातर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वाले रीजन में रहते हैं। बाकी अगर मैं इसकी स्टेटस की बात करूंगा तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे, जितनी भी न्यूज़ थी जो करंट की, उनको डिस्कस कर लिया है। तो अगस्त में चाहे वो पार्ट 1 ये पार्ट 2 है। अब इसके बाद हम जुलाई मंथ की बात करेंगे। तो जुलाई में हम क्या करेंगे, ऐसे इसका कंप्लीट एक ही वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आप अलग अलग वीडियो में कर देख रहे हैं, तो आई थिंक उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। तो हम कोशिश करेंगे हम सारा कंटेंट एक ही वीडियो में डाल दें, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बाकी यार हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो आपको वीडियो कैसी लग रही है।
तो यूं ही ऐसे बने रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।